नमस्कार। देखिए, आज हम समझते हैं रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है। आखिरकार ये रसिया यूक्रेन विवाद क्या चल रहा है इस समय। तो हमारी जो मैथ और पॉलिटी की जो सीरीज आ रही है ये तो आती रहेंगी, बट यहाँ पर ये आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी था। तो आइए एक मैप के आधार पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। माफ़ी चाहूँगा, मैं मैप ज़्यादा अच्छा बना नहीं पाया, बट एक रफ फिगर बना करके आपको समझाना चाहता हूँ। तो इधर का जो एरिया है ये है पूरा रूस, रसिया। ये पड़ेगा बेलारूस, पोलैंड, इधर है रोमानिया, इधर ही पड़ता है ब्लैक सी, इधर का एरिया पड़ता है। इस सी को बोलते हैं सी ऑफ एजोव। ये एरिया है यूक्रेन, और इधर ये पड़ेगा मालडोवा। तो जो रूस है वो उस समय था सोवियत संघ। तो सोवियत संघ का जो गठन हुआ था वो एक्चुअली 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। तो जब बोल्शेविक की क्रांति हुई थी तो वहाँ के प्रिंस जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से बेदखल करके रूसी साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 1922 में लेनिन के नेतृत्व में दूर दराज राज्यों को मिला करके ऑफिशियली रूप से यूएसएसआर की स्थापना की गई। कब की गई? यूएसएसआर की स्थापना की गई, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अगेन 1991 में जब समय बीतता गया धीरे धीरे, अगेन 1991 में ये 15 देशों में टूट गया। 15 देश कौन कौन से थे वे? तो आपके 15 देश थे जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, बेलारूस, मोल्डोवा और यूक्रेन। ये आपके हो गए टोटल 15 देश। ठीक है, तो इन 15 देशों में ये जो यूक्रेन, ये जो था तुम्हारा टुकड़ा, कौन सा टुकड़ा था? यूक्रेन। ठीक है, एक्चुअली अगर थोड़ा सा भौगोलिक रूप से देखें तो यूक्रेन का इधर का जो एरिया है पूरा पठारी एरिया कहलाता है, यानी कृषि की दृष्टि से ये काफ़ी अच्छा क्षेत्र माना जाता है। तो यूक्रेन, तो अब हम बात ये समझते हैं कि रसिया और यूक्रेन पे इतना विवाद क्यों चल रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे बड़ी वजह मानते हैं नाटो। अब ये नाटो क्या है? तो नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका जो गठन हुआ था वो 1949 में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुख्यालय इसका पड़ेगा आपका ये ब्रुसेल्स, यानी बेल्जियम में पड़ेगा। ठीक है, तो नाटो इसमें सबसे आपकी बड़ी वजह बन जाती है। तो अब यहाँ पर सेकंड आता है नाटो से रूस को प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ठीक है, तो नाटो एक पॉलिसी है जिसमें नाटो में शुरू में 12 देश थे। आज अगर देखें नाटो में तो टोटल मिलाकर के 30 देश आते हैं। उस 30 देश का जो नाटो जो पूरा बना है, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, ये सब मिला करके टोटल 30 देश आते हैं। तो ये जो यूक्रेन है ये इसी नाटो का सदस्य बनना चाहता है। ठीक है, इसमें से कितने देश हैं? 30 देश हैं। तो ये जो यूक्रेन है इसी नाटो का सदस्य बनना चाहता है। तो ये रसिया इसको क्या कर रहा है? मना कर रहा है कि आप नाटो का सदस्य ना बनिए। अब नाटो क्या है? नाटो एक पॉलिसी है। अगर नाटो, देखो नाटो का सदस्य क्यों बनना चाहता है? कोई प्रॉफिट होगा तभी ना। तो इसका प्रॉफिट क्या है? सुनिए ध्यान से कि नाटो के अंदर टोटल 30 देश हैं। इस 30 देशों में से अगर कोई, इन सदस्य देशों में से कोई हमला करता है तो ये 30 देश मिल करके उसको मारते हैं। नहीं समझे? फिर समझो। सपोज करो ये एक नाटो है और ये कोई दूसरा देश है, तो ये एक कोई छोटा सा देश है, तो ये अगर देश इस देश पर अगर हमला करेगा तो ये पूरे सभी देश मिल करके इसको मारेंगे। ठीक है, ये है नाटो की पॉलिसी। तो यही यूक्रेन क्या कर रहा है? इसी नाटो में शामिल होना चाहता है, और रसिया ये मना कर रहा है कि आप नाटो में शामिल मत होइए। इसकी वजह क्या है? देखिए यहाँ पड़ता है ये जो ये पूरा बॉर्डर एरिया कहलाता है रसिया का, रसिया और यूक्रेन से। तो अब ये यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो जाएगा तो रसिया का ये मानना है कि इसकी जो सेनाएं हैं, इसमें जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की जो सेनाएं हैं वो टोटल यहाँ तक आ जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए ये सही नहीं रहेगा। तो इसके बाद में ये जो रसिया है ये यूक्रेन को कब्जा लेना चाहता है। ठीक है, ये हालांकि इसने स्वतंत्र रूप से देश की घोषणा तो ये 1991 में ही कर दी थी, जब ये 15 देश टूटे थे मिल करके। फिर भी ये बोलता, हालांकि इनके संबंध पहले बहुत अच्छे थे, बट ये अभी 2013 से बिगड़े हैं। पहले इसको समझिए। ठीक है, तो रसिया यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देना चाहता है, और ये नाटो के ये जो संगठन है, ये जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इनसे अपील करता है कि आप यूक्रेन को नाटो में शामिल होने दीजिए। इसके बाद में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो नाटो है तो ये
और ये यूक्रेन को भी बोलता है कि आप नाटो में मत शामिल होइए, ठीक है। तो हालांकि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो एक्चुअली क्या है, यूक्रेन एक छोटा देश, रसिया एक पावरफुल कंट्री है, तो यूक्रेन को इसमें शामिल ना होने की सबसे बड़ी वजह ये कि नाटो में जो शामिल होना चाहता है, इसका सबसे मेन मुद्दा यही कि रसिया इसको शामिल नहीं होने देना चाहता है, ठीक है। तो इससे दिक्कत इसी को हो रही है, जो मैंने आपको बताया कि जब ये शामिल हो जाएगा तो इसके जो इन 30 देशों के सेना हैं, अभी इसमें टोटली 30 लाख सैनिक हैं, ठीक है। और अगर टोटली रूस की बात करें तो इसमें 12 लाख सैनिक हैं, ठीक है। कितने सैनिक हैं अभी इसमें? 12 लाख सैनिक हैं। अभी नाटो में कितने सैनिक हैं? नाटो में है 30 लाख। और इसके बाद रसिया में कितने हैं? रसिया में है 12 लाख सैनिक हैं, ठीक है। रसिया में कितने हैं? 12 लाख सैनिक हैं। तो अब इसके बाद में तो ये तो हो गई सबसे आपका मेन पॉइंट, ठीक है। इसके बाद होता है रूस ने क्रीमिया पर कब्जा क्यों किया। तो इधर का ये जो एरिया पड़ता है ये आपका क्रीमिया कहलाता है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट आता है कि इस रूस ने इस क्रीमिया पर, क्रीमिया ये जो एक प्रांत है, इधर जो दक्षिण एरिया, अगर हम ऐसे इसको जा करके डिवाइड करें तो इधर देखो यूक्रेन के ये जो ईस्ट पूर्व में आपका पड़ेगा रसिया, और इधर ये पश्चिमी और उत्तरी पश्चिम में पड़ेगा बेलारूस, ठीक है। पश्चिम में हो जाता है पोलैंड, और इधर दक्षिणी और पश्चिम में पड़ जाता है रोमानिया, ठीक है। और इधर दक्षिण में आपका इधर टोटल पड़ जाता है ब्लैक सी यानी काला सागर। तो ये रूस ने क्रीमिया पर कब्जा क्यों किया था। तो एक्चुअली क्या था ना कि सन 2013 में वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति थे जो विक्टर, ठीक है, यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर याकुनोविच, ठीक है। तो ये जब चुनाव जीत गए थे तो इनको यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाया गया। एक्चुअली ये रूस समर्थित सरकार थी। क्या थे? एक्चुअली इनका जो शासन चलता था वो रूस से चलता था, ठीक है। यानी रूस के ये पक्षधर थे, रूस ही इनको बोलता था कि आप इस तरीके से शासन करिए, ये करिए, ठीक। एक तरीके से रूस के ये पूरे आदमी थे, ठीक है। तो जब ये जीत गए, ठीक है, तो इसके बाद में साल 2014 में, ठीक है, साल 2014 में यहाँ की जो जनता थी, यूक्रेन की जो जनता थी, एक्चुअली ये जो शासन करते थे ये रूस के कहने पर करते थे, और यूक्रेन की जो जनता थी वो क्या हो गई, भड़क गई, वहाँ पे दंगे शुरू होना चालू हो गए। तो जब दंगे शुरू होना चालू हो गए तो 1914 में इस विक्टर याकुनोविच राष्ट्रपति को, ये क्या थे, ये राष्ट्रपति थे, इनको भागना पड़ा। तो ये भाग करके रूस चले गए, और जब ये रूस चले गए तो ये रूस जा करके इससे गुस्सा हो गया, ठीक है। रूस को मतलब रूस ने बोला कि ठीक है, ये अगर भाग कर गए, आपने इनका विरोध किया तो आपको इसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो रूस ने इसका पलटवार करते हुए 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। क्रीमिया आपका ये शहर आता है। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर रसियन लोग ज़्यादा हैं और यहाँ पर रूसी बोलने वालों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखोगे तो रसिया का ये जो एरिया ये क्रीमिया से नहीं लगता है, ठीक है। क्रीमिया में इसने शासन क्यों किया, क्रीमिया पर इसने अधिकार इसलिए कर लिया क्योंकि क्रीमिया में एक बंदरगाह सी पोर्ट है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये आपका पड़ता है ब्लैक सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सी पोर्ट है। तो इस सी पोर्ट के सहारे ये 12 महीने समुद्र से कनेक्टिविटी देता है, ठीक है। तो जैसे सपोज करो समुद्र से कोई माल जा रहा है तो इस तरीके से रसिया से के लिए काफ़ी हेल्पफुल था। तो इसने क्या करा, रसिया ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। तो एक ये भी वजह हो सकती है यूक्रेन और रसिया के विवाद की। इसके बाद बात करते हैं क्या गैस पाइपलाइन भी विवाद की वजह है। अब देखिए गैस पाइपलाइन विवाद की वजह क्या है। एक्चुअली क्या था कि जो रसिया था, इधर का आपका ये जो एरिया पड़ता है ये इधर पूरा है यूरोप एरिया है, और ये है यूक्रेन, ठीक है। तो रसिया क्या करता था, रसिया यूरोप को गैस बेचता था, एक पाइपलाइन के जरिए गैस बेचता था। वो जो गैस थी, जो पाइपलाइन थी, वो यूक्रेन से हो करके जाती थी। कहाँ से होकर के जाती थी, वो यूक्रेन से होकर के जाती थी, ठीक है। तो इसके एवज में रसिया यूक्रेन को ट्रांजिट शुल्क देता था। कितना देता था, ट्रांजिट शुल्क देता था, करीब 30 बिलियन क्या था, ट्रांजिट शुल्क देता था, ठीक है। तो इसके बाद में क्या किया इसने, ये जो ट्रांजिट शुल्क था वो यूक्रेन के कुल बजट का 4% था। समझो कितना ज़्यादा देता था, ठीक है। तो एक तरीके से रसिया का पैसा भी खर्चा हो रहा था, ठीक है। और इस तरीके से ये लोग इस तरीके से मान भी नहीं रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर इधर ये जो एरिया पड़ता है ये डोनेट्स और लुहांस, यहाँ पर अलगाववादियों की संख्या ज़्यादा है। अब ये अलगाववादी क्या होते हैं, अलगाववादी वो होते हैं जो किसी एक पार्टिकुलर स्टेट को अलग बनाने की मांग करते हैं। तो ये अलगाववादी कहाँ के थे, रसिया के थे। यानी एक तरीके से इसमें घुसपैठ बना करके रह रहे थे और ये मांग कर रहे थे, ये मतलब रसियन समर्थक थे। तो ये मांग कर रहे थे कि ये दोनों अलग प्रांत मतलब घोषित किए जाएं। तो फरवरी में क्या किया कि इसने रसिया ने इन 2 प्रांतों को अलग मतलब घोषित ही कर दिया, ठीक है, डोनेट्स और लुहांस को, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैस पाइपलाइन थी जो, ठीक है,
ये इसकी एवज में यूक्रेन का इसके एवज में रसिया का काफ़ी खर्चा हो जाता था। तो उसने एक नई परियोजना चालू की 10 बिलियन डॉलर में, 10 बिलियन डॉलर में एक नई परियोजना चालू की जिसका नाम रखा गया नॉर्ड स्ट्रीम 2। ठीक है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 ये भी एक गैस पाइपलाइन योजना है। एक्चुअली ये समुद्र के रास्ते जाती थी। कहाँ के रास्ते जाती थी? समुद्र के रास्ते जाती थी, और ये गैस पूजा करके पूरी यूरोप तक जाती थी। तो रसिया का यहाँ पर ये मानना है कि अगर हम इसका कुछ एरिया कब्जा कर लेते हैं तो यहाँ से हम फिर गैस पाइपलाइन ले जा सकते हैं और हमको खर्चा कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जानते हो समुद्र के रास्ते जाएगी तो समुद्र में कहीं मतलब उसका जो सेफ्टी है वो उसके लिए काफ़ी पैसा खर्चा होगा। अगर हम ज़मीन के रास्ते ले जाएंगे तो इसीलिए वो ज़मीन को यहाँ पर थोड़ी सी क्या करना चाहता है, रसिया हड़पना चाहता है। और हड़पने के लिए ये विवाद एक अहम मुद्दा बन सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेगा, आधी दूरी पर इसकी खुद की ज़मीन हो जाएगी और आधी दूरी पर ये क्या करेगा, गैस पाइपलाइन बिछा देगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का विवाद का वजह हो सकता है। तो हमने आपको एक बेसिक में 4 पॉइंट में समझाने के लिए मतलब समझाने की कोशिश की। तो आशा है कि ये चीज़ आप बेसिक है जो इसका समझे होंगे। अब बात करते हैं कि हालांकि ये तो इनकी अपनी खुद की लड़ाई है। ठीक है, और भारत इधर कहीं पड़ता है, इधर जा करके। तो अब बात करते हैं कि भारत से इससे क्या लाभ है और भारत इसमें क्यों शामिल होना चाहता है और इस लड़ाई का रिजल्ट क्या निकलेगा और इस लड़ाई को हम कैसे शांत कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए कि इंडिया, ठीक है, क्या इंडिया एक्चुअली अगर देखा जाए तो कई दशकों से रसिया के जो संबंध हैं वो बिल्कुल मैत्रीपूर्ण रहे हैं। ठीक है, और जो डिफेंस हार्डवेयर है, ठीक है, जो डिफेंसिव हार्डवेयर है वो हमेशा कहाँ से खरीदता है? भारत, वो हमेशा रसिया से ही खरीदता है। ठीक, कहाँ से खरीदता है? रसिया से खरीदता है। अभी हाल ही में रसिया ने भारत को S-400 मिसाइल दिया है। ठीक है, किसको दिया है? भारत को दिया है। ठीक है, तो बेसिकली जितने से डिफेंसिव उपकरण होते हैं वो रसिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पावरफुल कंट्री है। ठीक है, और इसके बाद यूक्रेन में हमारे कई सारे भारतीय रहते हैं। यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई बहुत ही सस्ती है। काफ़ी लोग हमारे भारतीय जो भाई हैं वो यहाँ पर रह करके कम पैसों में यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं और इसके बाद में कुछ मतलब पेपर वर्क करने के बाद में ये भारत में आकर के इस तरीके से नौकरी करते हैं। ठीक है, तो यूक्रेन भी हमारे लिए बहुत अहम है। तो हमारे लिए एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों देश अहम है। एक्चुअल में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये रसिया से ही यूक्रेन निकला है, मतलब ये 15 देशों में टूटा है। तो अब बात करते हैं कि ये लड़ाई की इतनी वजह क्यों फैली। ठीक है, तो लड़ाई का होने का मतलब यहाँ पर ये था कि ये जो अभी मैंने आपको 4 पॉइंट में समझाने की कोशिश की। तो अब ध्यान से देखिए कि अब अगर बात करते हैं लड़ाई की तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। ठीक है, ये दोनों राष्ट्रपति हैं। तो एक्चुअल में अगर हम ध्यान से बात करें तो यूक्रेन एक मतलब छोटा है, वैसे तो बड़ा है लेकिन रसिया तो छोटा है ना। इसके पास कम सैनिक हैं, कम उपकरण हैं, कम हथियार हैं, कम डिफेंसिव हार्डवेयर हैं। बट रसिया एक लार्ज कंट्री है। रसिया किसी समय दूसरी दुनिया में आता था और अमेरिका आपके पहली दुनिया में आता था। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। ये एक आपसी समझौते की लड़ाई है। ठीक है, एक तरीके का ये एक आपसी लड़ाई है, ये एक तरीका टोटली ज़मीनी विवाद है। तो आई थिंक ये ज़मीनी का मुद्दा ये बातचीत से ही हल होना चाहिए था। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भारत में इसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमारे प्रधानमंत्री PM मोदी, ठीक है, ने इन दोनों देशों को समझाने की कोशिश की है कि आप लड़ाई झगड़ा ना करके आप बैठ करके बातचीत से मसले को सुलझाएं और उससे ये काफ़ी हद तक इन लोगों ने मतलब इसको स्वीकार भी किया है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि इस पूरे लड़ाई को, ये जो लड़ाई हमारी चली आ रही है 2013-14 से, हालांकि लड़ाई तो 7 दशकों से चली आ रही थी। अब अगर ये जो लड़ाई इस समय से आ रही है तो इस लड़ाई का निचोड़ कैसे निकलेगा, इसको कौन इसको हटा सकता है। ठीक है, तो ये लड़ाई को शांत करने के लिए यहाँ पर हमने 4 थिंग्स, या तो इसको खुद रसिया निपटा सकता है। ठीक है, या तो इसको खुद रसिया, या तो इसको नाटो के जो सदस्य हैं 30 देश वो मिलकर इसका जो निपटारा इसका कर सकते हैं। और इसके बाद एक आपका इंडिया कर सकता है इसका निपटारा और एक आपका यूरोपीय यूनियन ये खुद कर सकता है। ठीक है, तो इन 4 ये जो मतलब थिंग्स हैं, ये जो 4 चीज़ें हैं, रसिया 4 कंट्री, रसिया, नाटो, इंडिया और यूरोपीय यूनियन, इनको मिल करके आगे आना चाहिए। और यहाँ के जो हमारे यूक्रेन जो, चूँकि देखो लड़ाई से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, ये मतलब एक तरीके का पूरा मतलब ऐसे इस तरीके से आपने देखा होगा टीवी में कैसे दिखा रहे थे, मिसाइल जा रही है और बम से इसको जा करके उड़ाया जा रहा है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं।
इसका कोई हल नहीं निकलने वाला है, लोगों की संख्या ही केवल जाएगी, ठीक, उससे कोई रस उससे नहीं निकलेगा। तो इन सभी को आगे आ करके ये जो पूरा विवाद है ना, इसको एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठ करके इसको सुलझाना चाहिए, ठीक है। तो इसके जो रसिया, नाटो, इंडिया और यही 4 ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जो इस बातचीत को इसको समझा सकते हैं, ठीक है। तो इसको पूरा मुद्दा एक तरीके से इसका हल करके निकल सकता है। तो आशा है कि ये जो हमने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर ले करके समझाने की कोशिश की, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ये इसके बाद में अगर ये आपको समझ आ गया है, ठीक है, तो इसके बाद आगे क्या होता है हम आपको आगे और बताते रहेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने आपको केवल बेसिक ही बताया है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, आगे मिलते हैं।